नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। 3 बजे की 3 खबरों के साथ हाजिर हूं। यूपी के सियासत में अब्बाजान एपिसोड तूल पकड़ता जा रहा है। सीएम योगी के बयान के बाद अब यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने पूछा कि पिता के लिए कहे जाने वाले आदर सूचक संबोधन शब्द अब्बा से आखिर समाजवादी पार्टी के मुखिया को इतनी नफरत क्यों है। उनको इस शब्द से मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, ये शब्द तो तहजीब का प्रतीक है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री सीएम योगी ने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को अब्बा शब्द से संबोधित किया था और उसके बाद इस पर अखिलेश यादव ने नाराजगी जताई थी, जिसका जवाब देते हुए अब कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि अखिलेश जी को अपने नजरिए और सोच को बदलने के साथ बातों को समझने और उनका सही अर्थ निकालने की जरूरत है। वहीं राजनीतिक पंडितों का मानना है कि यह बयानबाजी इतनी सामान्य भी नहीं दिख रही, क्योंकि अब्बा शब्द एक समुदाय विशेष में प्रचलित है और इसके सहारे यूपी चुनाव में अब हिंदू मुस्लिम का तड़का एंट्री लेता हुआ दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के बादशाह को अब्बास शब्द से नफरत क्यों है? उनको डैडी कहने में इतराज नहीं होता, पिताजी तो कहते नहीं हैं। और अब्बा शब्द तो एक उर्दू का बहुत अच्छा मीठा शब्द है, मगर डैडी एक अंग्रेजी का शब्द है। उनके पिताजी भी तो उनको टीपू कह के बुलाते हैं। तो ये नफरत क्यों आ गई है उनके अंदर ये उर्दू के शब्द से, ये समझ नहीं आ रहा है। इसके बारे में उनको बताना चाहिए। तो इसी खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए संदीप त्यागी बीजेपी से जुड़ गए हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। अब आपसे ये क्यों ना पूछा जाए कि पिछली बार शमशान कब्रिस्तान को आप लेकर आए थे, अब जो मुस्लिम समुदाय में प्रचलित शब्द है अब्बा, आप उसको लेकर आए हैं। आपके मुखिया, क्यों ना माना जाए कि मुस्लिम राजनीति का, जो हिंदू मुस्लिम राजनीति का तड़का है, वो अब एंट्री ले रहा है? नहीं है, ये समाजवादी पार्टी जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आज इन्हें उर्दू शब्द से अब्बा जान से इतनी नफरत हो गई है, तो क्यों इनको नफरत होने लगी है? हम ऐसा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई गलत नहीं कह दिया। अब्बा जान इनके यहाँ, इनके पिताजी इनको टीपू कह के बुलाते हैं, तो टीपू भी तो इनका एक उर्दू का शब्द है। तो इन्हें इतनी, अभी एकदम चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे अखिलेश यादव भगवा चोला पहनने की तैयारी कर रहे हैं। कहीं कृष्ण भगवान की बात करते हैं तो कहीं भगवान राम की बात करते हैं। तो आज ये उर्दू शब्द से क्यों दूर भाग रहे हैं, उर्दू से क्यों दूर भाग रहे हैं? तुष्टीकरण की राजनीति करती है समाजवादी पार्टी, तो मुझे तो नहीं लगना चाहिए उन्हें इतना बुरा लग रहा है, नहीं उन्हें लगना चाहिए बुरा। जवाब मैं जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे ले लूंगा, लेकिन अभी सवाल आपसे ये है। हाँ जी, अभी फिलहाल बीजेपी से ये सवाल जो है बन रहा है कि जब आप बात करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, अब आपने इसमें एक और उर्दू शब्द जो कि मुस्लिम समाज में बहुत ज्यादा प्रचलित है उसका प्रयोग किया है। क्या बीजेपी अब मुस्लिमों को अपने पाले में लाने की तरफ देख रही है? नहीं, हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की रीति और नीतियों पर चलती है। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर साथ चले हैं। हमने 4.5 साल उत्तर प्रदेश के और 7 साल केंद्र के, हमने सबका साथ और सबका विकास लेकर चले। हमने मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे यहाँ सब एक समान भाव से देखा जाता है। हमारे यहाँ कोई तुष्टीकरण का वो नहीं होता है, ना हम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस और सपा और बसपा करती हैं। हम लोग सबको एक समान भाव से देखते हैं। आप लोग सबको एक समान भाव से देखते हैं। हमारे साथ अतुल सक्सेना समाजवादी पार्टी की ओर से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अतुल सक्सेना जी। आपको आखिरकार MY फैक्टर वाली पार्टी कहा जाता है। अब्बा सबसे तो आपको प्यार होना चाहिए, अखिलेश जी क्यों भड़क रहे हैं? देखिए पवन जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने मेरा कमेंट में लिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब्बा वर्ड से आपत्ति इसलिए है क्योंकि अखिलेश जी जो है का जो जन्म हुआ है वो एक हिंदू परिवार में हुआ है। तो जो माननीय योगीनाथ जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो बेसिकली वो किसी मुद्दे को ना लेकर के, और ये पर्सनल जो उनका कमेंट है, इस पर्सनल कमेंट पर आपत्ति है। यदि उन्हें राजनीति करनी है तो विकास के नाम पर सवाल पूछें, मुद्दों की बात करें, उनसे कोई भी बात करें तो वो सीधे राम मंदिर पे आ जाते हैं।
अब देखिए, जिस तरीके से आज तक के कार्यक्रम में जो एंकर उनसे विकास के बारे में पूछ रही थी, तो विकास का बातों पे जवाब ना दे करके वो सीधे राम मंदिर पर चले आए, जो ये लोग पिछले 90 से लेकर के अब तक कर रहे हैं। ना जाने कितने। अतुल जी, आवाज आ रही है? क्या बात? हाँ अतुल जी, अब थोड़े से आपके जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं उनके लिए थोड़े से वो बदले बदले अब नजर आ रहे हैं। आप भी बात कर रहे हैं कि अब हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, अब उनको मुस्लिम शब्दों से जो है वो आपत्ति हो रही है। ये हृदय परिवर्तन कैसे? पवन जी, ऐसा नहीं है। देखिए, आप भी पवन जी, ऐसा इसलिए है अतुल सक्सेना जी क्योंकि आपकी पार्टी के कद्दावर नेता, इससे पहले काबीना मंत्री रहे आजम खान साहब, वो अभी बहुत ज्यादा अस्वस्थ रहे। कितनी बार मिलने गए अखिलेश यादव जी उनका हालचाल पूछने के लिए? पवन जी, आपको पता नहीं होगा, अखिलेश यादव जी एक बार नहीं, 3-3, 4-4 बार आजम खान साहब का हालचाल लेने गए, क्योंकि हमारे पार्टी के वो एक मंत्री रहे हुए हैं। और लखनऊ में भी, वेदांता हॉस्पिटल में भी, जब योगी सरकार की जो है कठोर कहेंगे एक तरफा उन्हें कष्ट देने की नीतियों के खिलाफ अखिलेश यादव जी ही सबसे पहले वेदांता पहुंचे थे, जाकर के उनका हालचाल लिया था। जिस तरीके से योगी राज में आजम खान के ऊपर फर्जी मुकदमे लगे हैं, ये 2022 में जो अखिलेश यादव की सरकार बनेगी फिर से, तो आजम खान के साथ न्याय करा जाएगा। और जिस तरीके से योगी भाजपा जो है ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करके भेदभाव की राजनीति करती है, और जिस तरीके से आप ये देखिए, आप इन्होंने 4.5 साल 5 साल में कुछ नहीं करा है। और कांशीराम जी का गठबंधन हुआ था, आप लोगों ने नारा दिया था, मिले मुलायम कांशीराम, हवा हो गए जय श्री राम, याद होगा आपको? नहीं, देखिए सुनिए मेरी बात, ये आप देखिए, भाजपा जो है आज पिछड़ों की बात करती है भाजपा। अरे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, तो अब्बा जान से जो आपत्ति आपको हो रही है पिछड़ों पर मैं आऊंगा, लेकिन अभी आप जो आपकी जो पार्टी का कोर वोटर रहा है मुस्लिम, आप उसके जो प्रचलित शब्द हैं उसी से आपत्ति जता रहे हैं, आप उसी की तरफ एक तरीके से देखा जाए तो नफरत भरी नजरों से देख रहे हैं। ऐसा ये हृदय परिवर्तन कैसे? एकदम से ब्राह्मण सम्मेलन करीब 30 साल बाद शुरू कर दिए पार्टी ने। ऐसा नहीं है पवन जी, देखिए हम हर समाज को साथ में लेके चलने का काम करते हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो ओबीसी समाज हो। हम जाकर के हरेक के बीच में अपने विकास कार्यों को करें, जो हमने करे थे 2012 से 17 तक, उन्हें बताने का काम करते हो। जो भाजपा की जो ये नीतियां चल रही है, जिस तरीके से हर वर्ग परेशान है। अरे अभी मैं सुन रहा था, जो भाजपा के हमारे साथी बोल रहे थे, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात कर रहे थे। देखिए किसान किस तरीके से 8 महीने से ज्यादा समय हो गया सड़कों पर बैठा हुआ है, और देखिए जिस तरीके से लेबर यहाँ आई और किस तरीके से लेबर से पलायन हुआ और यहाँ पे उनकी गंतव्य तक पहुंचाने में किस तरीके से भाजपा के लोग घर पे बैठ रहे। उस समय समाजवादी पार्टी के लोग थे, कार्यकर्ता जो निकल करके अपने घरों से आए और उन्होंने आकर के उस लेबर को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया, उन्हें खाने पीने की उनकी व्यवस्था करी गई। तो समाजवादी पार्टी जो है ये वर्ग विशेष को देख के काम नहीं करती है। समाजवादी पार्टी हर दुख के साथ खड़ी रहती है। और आपने देखा होगा पिछले पंचायत चुनाव में जिस तरीके से लोग नारी सम्मान की बात करते हैं, नारी का चीरहरण हुआ, तो समाजवादी पार्टी के नेता थे, कार्यकर्ता थे, जिन्होंने हर जिले में इकट्ठे होकर के जुलूस निकाला और जुलूस के माध्यम से ज्ञापन देने का काम किया। तो समाजवादी पार्टी जो है हर कुछ हुआ उसमें मैं आपके पास अगले राउंड में आऊंगा। संदीप जी, ये जो बड़े आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि जिस तरीके से पंचायत चुनावों में सत्ता का दुरुपयोग किया गया, सत्ता की हनक दिखाई दी, वो दूसरी तरफ आप इस ओर आप भी नहीं आ रहे हैं कि किस तरीके से आप बीच में हिंदू मुस्लिम राजनीति जो कि आपको बहुत ज्यादा सूट करती है और आपका एकदम से ग्राफ बढ़ जाता है, अब उसकी एंट्री करा रहे हैं आप। ऐसा नहीं है, मैं बता देना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के जो नेता है, समाजवादी पार्टी जो है झूठ और फ्रेब की राजनीति करती है। जैसा इन्होंने बताया पंचायत चुनाव में जनता का फैसला था, जनता ने जो जनादेश था, जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। ये इनके यहाँ लोकतंत्र की हत्या की जाती है, ये लोकतंत्र का अपमान करते हैं। ये जनादेश था, जनता का फैसला था। इनके यहाँ पैसों में लोग खरीदते हैं, इनके यहाँ 1.5 करोड़ रुपए में वोट खरीदने के लोग तैयार बैठे हुए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष हो चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, पैसे के बल पर चुनाव नहीं जीता, जनता के जनादेश पर चुनाव जीता है। भारतीय जनता पार्टी की नीति और विचारधारा पर चुनाव जीता है। भारतीय जनता पार्टी के विकास पर चुनाव जीत कर आया। भारतीय जनता पार्टी की जो है विचारधारा पर चुनाव जीत कर आया। नरेंद्र मोदी के से प्रेरित होकर के उन लोगों ने वोट देने का काम किया है। तो दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबका विकास में सबका विश्वास शब्द जोड़ा, तो सिर्फ आप उनकी भागीदारी लेंगे या फिर उनको भागीदारी देंगे भी? कहने का मतलब यह है कि क्या सिर्फ उन मुस्लिम समाज के वोट ही लेंगे या फिर उनको इस 2022 विधानसभा चुनाव में
टिकट भी देंगे, उनको प्रत्याशी भी बनाएंगे। ये फैसला शीर्ष नेतृत्व का है। लेकिन दूसरी बात भागीदारी की, तो सरकार में हम लोगों ने मुस्लिमों को भागीदारी दी हुई है। बुक्कल नवाब देख लीजिए, हमारे यहाँ एमएलसी हैं, और हमारे यहाँ देख लीजिए मोहसिन रजा मंत्री हैं, और सरकार में लगातार लोगों से रूबरू रहते हैं और अपना सरकार का पक्ष रखते हैं। तो भागीदारी कहाँ नहीं है? हमारे यहाँ पूरी भागीदारी है। अब वो बात अलग है कि इनके यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति करी जाती है कि ये लोग जो है मुस्लिम लोगों को ये ज्यादा तरजीह देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो बराबर सम्मान देते हैं। हमारे यहाँ सर्वधर्म समभाव की भावना है। हम लोग सर्वधर्म समभाव की भावना से काम करते हैं, और हम लोग सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विश्वास के साथ काम करते हैं। ठीक है, अतुल जी आपके पास वापस आते हैं। आप बता रहे थे कि आप लोगों ने बहुत सारे ज्ञापन दिए, लेकिन वो ज्ञापन विवादित हुए। आगरा की बात करें तो आज आगरा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसी आगरा में आपकी पार्टी की तरफ से जो रैली निकाली गई थी, उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद तक के नारों की भी बात हुई थी। पवन जी, ये जो आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, ये भाजपा के लोगों ने रखवाए, और इसमें आपने देखा जांच भी हुई। और जिस तरीके से भाजपा का वो जो विधानसभा का अध्यक्ष निकला, उसमें वो हमसे और आपसे चीजें छुपा नहीं है। तो ये भाजपा जो है के पास कोई कार्य नहीं है, वो इस तरीके के कार्य कराती रहती है, चाहे वो किसी दूसरी रैली पे जाकर के पाकिस्तान के नारे लगवा दे, या जो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करा दे। तो इस तरीके का काम भाजपा कार्यकर्ता है, काफी जोशीले और जोश खरोश वाले रहते हैं। अगर उसी समय आपके सैकड़ों के हुजूम में एक व्यक्ति किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया, और वो आपके कहने के मुताबिक बीजेपी का था, पकड़ को उसको तुरंत पुलिस को सौंप देना चाहिए था। पवन जी, होता क्या है कि जब ये जुलूस, जिस जुलूस की आप बात कर रहे हैं, उसमें कोई 10, 20, 50 लोग नहीं होते हैं। उसमें जो है 10, 20, 50 हजार लोग होते हैं, और जिस तरीके से उसके आवाज का जो वॉल्यूम होता है वो इतना हाई होता है। तो ये जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की थी, जो वो सिविल ड्रेस में जो वो घूमते हैं, जो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो यदि उन्होंने कोई इस तरीके की विरोधाभास कोई आवाज सुनी है, तो उस समय क्यों नहीं कॉलर पकड़ करके उसे थाने में डालने का काम किया। एक बात, दूसरी बात, मतलब ये जिम्मेदारी पुलिस की थी, और इसी पुलिस पर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि उनको भरोसा नहीं है। अच्छा ये बताइए कि पुलिस, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये सवाल कहाँ गलत है? यदि पुलिस, वो कहते हैं पुलिस पर भरोसा नहीं है, अरे पुलिस पर भरोसा हम कैसे कर लें? जिस तरीके से नारी के जब कपड़े फाड़े जा रहे थे पंचायत चुनाव में, और पुलिस वहां मूक दर्शक बनी रही, और कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे संत कबीर नगर में जब वोट डालने की जो बात थी, तो उसमें जो है जो प्रत्याशी था, जो है उसके पिताजी गुजर गए थे, उसकी अंत्येष्टि करने वो जा रहा था, उसे बीच रास्ते से जाके इन्होंने किडनैपिंग कर ली, और पुलिस होटल में जाके बंद कर लिया। तो ऐसे कई सारे जीवंत उदाहरण हमने पंचायत चुनाव में देखे। और जिस तरीके से अभी भाजपा के हमारे मित्र ने कहा कि जनता ने पंचायत चुनाव में जनादेश दे दिया, मुझे इनकी बात सुनकर के हंसी आती है। देखिए क्या है पवन जी, जनता ने जो जनादेश दिया वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिया, तभी तो 3041 सीटों में से 1000 से ज्यादा सीट जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते, और भाजपा के लोगों को जो सरकार में है उन्हें केवल 400 साढ़े 400 सीट जनता ने देने का काम किया। तो जनादेश तो जनता ने दे दिया। रहा सवाल राम मंदिर का, आगे की बात आ गई है। अब विधानसभा चुनाव 2022 की रणभेरी बच चुकी है। इसी को लेकर सारी गोटियां सेट की जा रही हैं। 2012 से 2017 के दौरान जब आपके जो अखिलेश सरकार थी, उसके टोटल कैबिनेट में 20% मुस्लिम समुदाय के मंत्री थे। आज मुस्लिम समुदाय के एक प्रचलित शब्द पे अखिलेश जी को आपत्ति हो रही है। ये मुस्लिम समुदाय भी बहुत भौचक्का नहीं देख रहा होगा आप लोगों को? ऐसा नहीं है पवन जी, मुझे ये नहीं पता कि आपका पूरा नाम क्या है। यदि मान लीजिए आपका नाम कोई पवन शर्मा है और आपसे कोई अब्बा जान कह के बात करेगा, तो मैं समझता हूँ आपको भी, और खास तौर से जब ये लग सकता है जब आपको पता है कि कहने वाला जो है वो आपको किस लहजे में बात कर रहा है। अरे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें सोचना चाहिए, अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई ऐरे गहरे इंसान नहीं है। जब वो इतने बड़े संवैधानिक सीट पे बैठे हुए हैं, तो उन्हें समझना चाहिए कि किन भाषा, किन शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका एक मैसेज होता है जो जनता के बीच में जाता है। ये हम नहीं, ये भाजपा के ही लोग हैं जो इस मैसेज को पढ़ करके ये सोच रहे होंगे किस मुख्यमंत्री को जो है, किस जनता ने जो है इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया, जो इस पद के काबिल ही नहीं थे। उन्हें समझना पड़ेगा जो है, अरे उन्होंने यदि कोई बहस करनी है तो राजनीतिक मुद्दों पे करें, विकास के मुद्दों पे करें। हमारी उनसे राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई हो सकती है, पर ये पर्सनल कमेंट करना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को शोभा नहीं देता। अतुल सक्सेना जी, अगर व्यक्तिगत रूप से बात करूं तो मेरा नाम पवन पांडे है, और जिस तरीके से हम तमाम कई भाषाओं का मिश्रण आम बोलचाल की भाषा में रखते हैं,
हम उर्दू के कई शब्द इस्तेमाल करते हैं, हम अंग्रेजी के कई शब्द इस्तेमाल करते हैं। अगर डैडी और फादर कहने पे हमें कोई दिक्कत नहीं होती तो शायद पता नहीं क्यों अब अखिलेश यादव को अब्बा जान कहने से दिक्कत हो रही है। अगर व्यक्तिगत तौर पे आप मेरी बात करें तो मैं आज भी अपनी पत्नी को बेगम कह के संबोधित करता हूं और उसको कोई आपत्ति नहीं होती। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। संदीप त्यागी जी, क्यों ना कहा जाए, जो आरोप ये लगा रहे हैं कि शासन प्रशासन जो है वो आपका, माफ कीजिएगा, प्रशासनिक अधिकारी जो हैं आपके, उनका कई जगह पर बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया। जिस जिक्र की बात कर रहे हैं, जो वीडियो साड़ी खींचने वाली पंचायत चुनावों के दौरान पूरी देश में चर्चा का विषय रही, वहां पर क्या कार्रवाई की गई, ये जानकारी भी आप जरा दर्शकों को दें। मैं आपको बता देना चाहता हूं, पहले इनकी बात कर देना चाहता हूं, जो हालांकि इसका आपने जवाब दे दिया है कि हम जब दिन प्रतिदिन जब जिन बातों की चर्चाएं करते हैं उनमें हम 70% शब्दों का उर्दू के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे इंतजार, जिसको माननीय मुख्यमंत्री लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहते, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहते कि इंतजार रहेगा, इंतजार करेंगे। तो उस बात पे आप शब्द का यूज करें, मतलब उर्दू शब्द यूज करें तो अच्छा है, और दूसरे ने आपके लिए कर दिया तो आपको जो है आपत्ति हो गई। आज आपको मुस्लिम समुदाय से जो है मतलब एक जलन पैदा हो रही है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी आज जो है मतलब एक अब्बा जान पर इतनी भड़क गई है, इतने भड़क गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कि वो आपा खो बैठे हैं और एलिगेशन आरोप वो चीज खुद के लिए सुनने के लिए भी तैयार रहें। अगर कल को यही शब्द आपकी पार्टी के किसी नेता के लिए उनकी तरफ से कहा जाए जो कि गैर धार्मिक हो, आपके समुदाय से जुड़ा हुआ ना हो, तब आपकी किस तरीके से प्रतिक्रिया आएगी? 10 सेकंड में। अब्बा जान कोई कह देना कोई बुरी बात नहीं है। अब्बा जान कह दिया तो अब्बा जान पिता को कहा जाता है, पिता को कह दिया, डैडी को कह दिया, तो इसमें कोई बुरी बात, ये बुरा मानने वाली बात नहीं है। उनके पिताजी को त्यागी और अतुल सक्सेना जी, आप दोनों का एनबी न्यूज से जुड़ने के लिए फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज ताजनगरी आगरा में हैं। उन्होंने ब्रज क्षेत्र के सांसदों, विधायकों और पार्टी जिलाध्यक्षों को संबोधित किया। साथ ही वे चुनाव की तैयारियों के संबंध में उन्होंने मंत्र भी दिया। ब्रज क्षेत्र में भाजपा संगठन की दृष्टि से 19 जिले आते हैं। बता दें कि इससे पहले जनपद स्तर पर जिला कार्य समिति की बैठकें हो चुकी हैं। वहीं 2022 के महासमर के मद्देनजर अहम मंथन पार्टी पदाधिकारियों के साथ हुआ है। सूत्रों की माने तो बीजेपी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और इसी वजह से ये करीब 30% विधायकों के टिकट काटे जाने की बात भी सामने आ रही है। 2017 में विधायक बनने के बाद कई विधायकों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, लिहाजा उनको दंड मिलना भी तय माना जा रहा है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है। तो 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बीजेपी प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश जी, बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। आज जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके जेपी नड्डा ताजनगरी आगरा में अहम मंथन कर रहे हैं, क्या कुछ बड़ी बातें आपको बताई गई? दूसरी चीज, टिकट वितरण को लेकर अभी क्या आपको फिलहाल बताया गया है? देखिए, चुनाव तो अभी 8-9 महीने हैं, टिकट वितरण का अभी कोई सवाल नहीं है। टिकट वितरण तब होता है जब विधानसभा का कार्यकाल पूरा होता है, चुनाव का नोटिफिकेशन होता है, उसके बाद ये सब प्रक्रिया होती है। और जहां तक हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उत्तर प्रदेश दौरे की बात है, तो वह उत्तर प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं, जो विधानसभा प्रभारी बनाए गए हैं, जिनको पार्टी ने विधानसभाओं के लिए दायित्व दिया है कि वो पार्टी की जो रीति नीति है, पार्टी के कार्यक्रमों की तैयारी और उसके संचालन उन विधानसभाओं में करेंगे, उनका प्रबोधन करेंगे और लोक कल्याणकारी जो कार्यक्रम है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के और आदरणीय योगी जी की सरकार के, उनको गांव-गांव तक, जन-जन तक ले जाने का काम करेंगे। इसके लिए वो कार्यकर्ताओं का और पार्टी के जो भी दायित्वधारी कार्यकर्ता हैं, उनके प्रबोधन के लिए वो आज ताजनगरी में है। हरीश जी, इतना सब कुछ सीधा नहीं होता, आप भी जानते हैं कि यूपी में कई बड़ी राजनीतिक अभी चीजें बाकी हैं। सबसे पहले तो बात करें आपके यहाँ पर जो MLCs हैं, उनको लेकर अब यूपी में चुना जाना है, उनका चुनाव होना है। दूसरी चीज, अभी कैबिनेट का विस्तार भी हो सकता है क्योंकि अभी 6 मंत्री पद आपके यहाँ खाली चल रहे हैं। इन सब पर मंथन तो हुआ होगा और हमारे सूत्रों के मुताबिक आपकी एक ऐसी बैठक भी हुई है जहां से मीडिया को दूर रखा गया। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जहां तक मंत्रिमंडल के विस्तार का सवाल है,
वो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात की आवश्यकता समझेंगे, अपने मंत्रिमंडल में विस्तार करेंगे। और क्या आप उनको कहीं तो सेट करेंगे, या फिर एमएलसी के चुनाव में करेंगे, या मंत्रिमंडल विस्तार में करेंगे? एमएलसी का जो चुनाव है वो भी पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो इन सब बातों पर विचार करता है। इस तरह की बैठकों में एमएलसी के टिकट नहीं तय होते। यह तो मूल रूप से कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय महामंत्री संगठन आदरणीय सुनील बंसल जी का यह मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं कार्यकर्ता, और उन्हीं मार्गदर्शन के आधार पर वो गांव-गांव, गली-गली जाकर के लोगों मान लेते हैं कि कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने के लिए बैठक थी। कहा जाता है कि बीजेपी में चुनाव जीतना तो आसान है, लेकिन टिकट पाना बहुत मुश्किल है। कई चरणों से गुजरकर व्यक्ति को टिकट मिल पाता है। आपकी एक एक विधानसभा सीट पर 15 से 20 दावेदार तक भी हो जाते हैं। क्या आपके जो अनुषांगिक संगठन है, आरएसएस को मिला दें तो करीब 56 संगठन आपके हो जाते हैं। किस तरीके से आप ये अब रूपरेखा तय कर रहे हैं, कैसे आप किसी कैंडिडेट का चुनाव करेंगे? जिस पार्टी की लोकप्रियता ज्यादा होगी वो स्वाभाविक है कि वहां उम्मीदवारी भी ज्यादा होगी, लेकिन जो पार्टी की जो नेतृत्व की पद्धति है वो जिला इकाई है, मंडल इकाई है, मंडल इकाई, जिला इकाई, फिर क्षेत्र इकाई, इन सब से फीडबैक लेते हैं कार्यकर्ताओं के बारे में, और उसके आधार पर यह नेतृत्व तय करता है कि किसको प्रत्याशी बनाया जाना है। चलिए, बहुत शुक्रिया हरीश श्रीवास्तव जी एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। तो अगली खबर का रुख करते हैं। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त आने में अभी कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन देश में अभी से इसकी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर खास तैयारी चल रही है। यहां श्रीनगर के लाल चौक घंटाघर को तिरंगे के रंग की रोशनी से सजाया गया है। बता दें कि लाल चौक पर तिरंगा फहराने को लेकर हमेशा से विवाद रहा, लेकिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है और तिरंगे की रोशनी से जगमगाते लाल चौक घंटाघर की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। श्रीनगर के लाल चौक की यह तस्वीरें हिंदुस्तान को गौरवान्वित करने वाली हैं। तस्वीर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के उस लाल चौक की है जिसे एक जमाने में श्रीनगर के देश विरोधी प्रदर्शनों का केंद्र कहा जाता था। कुछ साल पहले तक जिस लाल चौक के घंटाघर पर तिरंगा फहराना भी राष्ट्रीय घटना होती थी, आज उसी इमारत को स्वतंत्रता दिवस के पहले तिरंगे के रंग में रंग दिया गया है। यह बदलते जम्मू कश्मीर की चीख चीख कर गवाही दे रहा है। तो श्रीनगर लाल चौक से ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर में एक नई इबारत लिखी जा रही है। धारा 370 के हटने के बाद जिस कश्मीर की लाल चौक पर, श्रीनगर की लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराना भी बहुत बड़ी समस्या की बात होती थी, एक राष्ट्रीय खबर बन जाती थी जब वहां पर तिरंगा फहराया जाता था। अब उसकी तस्वीरें पूरे देश को हर्ष और उल्लास के साथ भर रही हैं। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को मनाए जाने को लेकर विशेष रूप से तैयारी की गई है और श्रीनगर का जो नगर निगम है उसकी तरफ से ये खास तैयारियां की गई हैं। तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है इसको, और ये तस्वीरें जो है इस बात की पुष्टि कर रही हैं, गवाही दे रही हैं कि वक्त बदल चुका है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, ये जो तस्वीरें हैं पूरे देश को जो है बहुत ज्यादा खुशी का एहसास करा रही हैं। किस तरीके का माहौल है, कितना बदल चुका है जम्मू कश्मीर? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से धारा 370 हटाई गई थी उसके बाद एक निशान, एक विधान को भी यहाँ से हटा दिया गया था। अब भारत का तिरंगा ही हर जगह फहराया जा रहा है और इसी वजह से लाल चौक, जो मशहूर लाल चौक इलाका है श्रीनगर का, वहां पर जो टावर है उसको तिरंगे रंग में रंग दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जम्मू के साथ साथ कश्मीर की फिजा भी जो है वो बदल चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से पहले आतंकवाद का बोलबाला होता था, पत्थरबाजी होती थी, अब वो नहीं हो रही है, क्योंकि आज भी एनआईए जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। करीब 50 ठिकानों पर दबिश दी है उसने। तो ऐसे में पहले जब कभी कार्रवाई होती थी तब पत्थरबाजी की घटनाएं जो है वो सामने आती थी, लेकिन इस बार कोई पत्थरबाज जो है वो बाहर नहीं आया है। तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये सारी कार्रवाई हुई है केंद्र सरकार की तरफ से, उसके बाद कश्मीर घाटी का जो नए कारनामे किए जा रहे हैं,
इसके ऊपर जो स्थानीय नागरिक हैं उनका किस तरीके का सपोर्ट सामने आ रहा है, क्योंकि स्थानीय नागरिकों का सपोर्ट पाना भी बहुत जरूरी है। वक्त तो बदल रहा है, लेकिन क्या जनता के दिलों में भी जगह बन रही है? जी बिल्कुल, देखिए जनता के दिलों में भी जगह बन रही है, उसका उदाहरण साफ है। जैसे ही भाजपा तिरंगा लेकर वहां पहुंचती थी, या पहले कोई तिरंगा फहराता था उसको पकड़ लिया जाता था, अब धीरे धीरे भाजपा का भी वहां पर जनाधार बढ़ रहा है और लोग खुद ब खुद आगे आ रहे हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि विकास हो। और जिस प्रकार से पहले कश्मीर हुआ करता था, जैसे वहां पर फिल्म इंडस्ट्री वहां पहुंचती थी, अब लेकिन आतंकवाद के चलते वहां पर नहीं पहुंच पा रहा था कोई। लेकिन अब धीरे धीरे ये चीजें सब बदल रही हैं। लोग कहीं ना कहीं कहा जाए भारत को अपना रहे हैं, जो पहले जिस प्रकार से यहाँ की राजनीतिक पार्टियां उनको बरगलाती थी, और खास करके अलगाववादी जो एक बंद की कॉल देने पर ही पूरा कश्मीर बंद हो जाता था। और ऐसे में अब जब 370 को हटाया गया, उसके बाद और हुर्रियत ने कॉल दी थी बंद की, लेकिन किसी ने बंद नहीं किया था। तो ये सब चीजें दर्शाती हैं कि कश्मीर की फिजा। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रविंद्र श्रीवास्तव जी आपका। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।